हर तरफ हाहाकार मचा है, लोग डरे हुए हैं। संक्रमण के दायरे में आने वाले सगे संबंधियों के लिए भी लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में कोरोना के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आखिर नए किलर वेव में पहली लहर से कैसे ये अलग है? क्या ऐसा करें जिससे आप संक्रमित ना हो? कोरोना को आप कैसे मात दे सकते हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम सवाल भी हैं जिनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घर पर ही रहकर कैसे आप संक्रमण का इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अस्पताल जाने की नौबत आखिर कब आती है? क्या होम्योपैथी या आयुर्वेद की दवा इसके लिए बेहतर साबित हो रही है? इन सभी मुद्दों पर हम डॉक्टरों की राय जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बाजार में रेमडेसिविर की कमी है, दवाओं की कमी है, उसका कोई और ऑप्शन है या नहीं है, उसकी जगह कोई और दवाएं हैं या नहीं है। और अब जब सरकार वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है, इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, फिर इसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा आने वाले वक्त में? क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 14 दिन बाद इसका असर शुरू होता है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने डॉक्टर आशीष जुड़ गए हैं, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ डॉक्टरों का एक और बड़ा पैनल जुड़ेगा, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर आशीष, कल भी मैंने आपसे ये सवाल किया था और आज भी उस सवाल को कर रहा हूँ। फिर मैं दूसरा सवाल आपसे करूँगा। जिसका जिक्र आप कल कर रहे थे होम्योपैथी में, वो आज भी मैंने देखा सोशल मीडिया पर, और आज तो कई लोग मैसेज भी कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्या उससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। तो एक बार फिर से जो लोग भ्रम में हैं इस तरीके के, मैं चाहता हूँ वो भ्रम कम से कम दूर करिए, फिर अगला सवाल करूँगा। देखिए, जो मैसेज इस समय वायरल हो रहा है वो एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर या एस्पिडोस्पर्मा क्यू के लिए वायरल हो रहा है। मैंने कल भी ये चीज़ समझाई थी, मैं आज फिर से ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो दवाई है वो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए है, ये बात में कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या वो कोविड के केसेस में काम करेगी? क्वेश्चन यहाँ पर है। नहीं, वो कोविड के केसेस में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक दवा है जो आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ करेगी। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपके सीटी एग्ज़ाम के बाद, जो आपके सीटी स्कोर के बाद आपका क्या मेरा मतलब क्या लंग्स आपके अफेक्टेड हैं, कितना पार्ट अफेक्टेड है, उसके बाद ही वो दवाई का चयन किया जा सकता है। तो जो लोग सिर्फ ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि एस्पिडोस्पर्मा ही एक दवाई है जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होगा, ये बात सरासर गलत है। अन्य कई सारी दवाएं हैं आपकी कंडीशन के ऊपर जिनका हम चयन कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष, एक बहुत ही बड़ी बात है, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते होंगे जो आपके पेशेंट हैं पहले से, और वो लोग, उनका सवाल ये होता होगा कि डॉक्टर साहब कोरोना आ गया है, कैसे इससे बचें, कैसे खुद को दूर रखें, कैसे घर में सुरक्षित रहें। आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देते हैं? जी 2-3 बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं। एक तो गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी करी है और मैं आपके थ्रू लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि घर पर भी मास्क पहने। स्पेशली अगर आपके आसपास के फ्लैट्स में, आपके आसपास के घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो अपने घर में भी आप मास्क पहनिए। ये एयरबॉर्न डिजीज़ भी हो चुकी है, जो इसका मतलब ये है कि अब ये हवा में भी रुक सकता है। एक चीज़ जिसके लिए हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, लैंसेट में पूरी स्टडी पब्लिश हुई है इसके लिए। एक बात। दूसरी बात ये कि सबसे एक हाथ का डिस्टेंस रखें और दिमाग में ये चीज़ बिठाकर चलें कि अगला आदमी कोविड पॉजिटिव है ही है। आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, 3 प्लाई या डबल लेयर के मास्क पहने, 2 मास्क पहने। सबसे ज़रूरी ये लोग है कि जो लोग घर पर हैं वो प्रॉपर वेंटिलेशन करें अपने घर का, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है घर के लिए। उस चीज़ का ध्यान रखें। हैंड सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। बहुत लोग परेशान है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो तरह तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं। देखिए, उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि जब लास्ट लॉकडाउन ओपन हुआ था तब सडन इंक्रीज हुए थे जिन लोगों में लीवर के प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई थी। तो कोशिश ये रखिए कि जो आप दवाई खा रहे हैं वो नेचुरल फॉर्म में हो। नेचुरल फॉर्म से मेरा मतलब है कि आप घर पे विटामिन सी से युक्त जो फल होते हैं वो खाइए, पूरी नींद प्रॉपर करिए, अपना व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए डेली, 8 घंटे की नींद प्रॉपर करिए, स्ट्रेस या तनाव से दूर रखिए अपने आप को, तभी आपकी इम्यूनिटी बनेगी।
दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपका लीवर इम्पैक्टेड है, तो वहाँ पर आप लोग पहले उन डिजीजेस को कंट्रोल करिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपकी इम्यूनिटी नहीं इंक्रीज होगी। और स्पेशली कोविड, मैं ये बात भी बताना चाह रहा हूँ कि कोविड परेशानी उन लोगों को कर रहा है जिसके साथ कोमॉर्बिलिटीज़ हैं। आयुष मिनिस्ट्री से भी गाइडेंस आई थी जिसमें आर्सेनिक एल्बम 30 लेने को प्रिस्क्राइब करा गया था। वो आप 5 दिन दवाई लीजिए, सुबह खाली पेट 3 बार 5-5 मिनट के अंतराल से, और 30 दिन के बाद इसको फिर से रिपीट करिए। तो एक प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन भी है। तो इससे एक बड़ा फायदा डॉक्टर साहब लोगों को मिल सकता है। एक जो लोग डरे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि क्योंकि अभी तो पिछले दिनों जो जिस हिसाब से मौतें हो रही हैं उस हिसाब से लोग और ज़्यादा डर गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लगता तो ये कि हर किसी का जानने वाला कोई ना कोई आज के डेट में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, वो परेशान है। ऐसे लोगों को आपका क्या सजेशन है सर? जी, मैं बहुत ऑनेस्टली अगर सिनेरियो को देखूं तो लोग पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ये एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि 70-80% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो सही समय पर पिक करते हैं। अगर आप फर्स्ट डे ही अपना RT-PCR कराते हैं, प्रॉपर सिम्टम्स को फॉलो करते हैं अपने, और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं पहले ही दिन, आपको प्रॉब्लम निमोनिक जो होने का खतरा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन जाने का खतरा है, आपके अन्य कोई सिम्टम्स हैं, उसमें तभी रोका जा सकता है। शुरू के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को मेरी ध्यान रखिए। हर ऑल्टरनेट डेज, पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, 11वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको RT-PCR नहीं मिल रहा तो पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लीजिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है, RT-PCR जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका पॉजिटिव मतलब 100% कंफर्म है कि आप पॉजिटिव हैं। सेकंड चीज़, उसी के साथ अपना CBC कराइए, ब्लड प्रोफाइल कराइए, और अपना CRP लेवल और D-डिमर चेक कराइए। ये 2 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसे बढ़ रहा है। आपको बीच में रोक के अपना फीवर मॉनिटर करिए और ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करिए। ये कौन सी स्टेज पे कराना चाहिए, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे थे इसका? जी मैं आता हूँ उस पर। देखिए, जो एक्सरे है वो बेसलाइन है, आप चाहे तो उसको फर्स्ट डे भी करा सकते हैं, लेकिन जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो यूजुअली 3 या 4 दिन के बाद होगी, जहाँ पे निमोनिया होने का खतरा होता है जी। तो जो हमको CT स्कैन के लिए जाना है, मेरा सबसे अर्ज यही है कि तुरंत ना जाएं, आप 4 या 3 का वेट करें। अगर आपका फीवर बढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको सेंटेंस एक कंप्लीट बिना रुके नहीं कर पा रहे, जिसमें आपको बार बार सांस लेना पड़ रहा है, तब आप CT स्कैन के लिए जाएं। बेसिक सिंपल मैंने ओवरऑल एक टेस्ट बता दिया छोटा सा, जो आप घर पे भी कर सकते हैं जी। अगर आपको एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट करने में ब्रेथलेसनेस हो रही है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं उसका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आप CT स्कैन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको हर एक वर्ड के बाद आपको ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, मतलब सांस लेना पड़ रहा है, तो आपकी सीवियर कंडीशन है। तो इन थोड़े से चीज़ों को आप मैनेज करने के लिए समझिए। दूसरी चीज़, बहुत लोग, जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर अपना केस जो बिगड़ रहा है ना, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये फेक मैसेजेस हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पर पेशेंट जो ठीक होकर आए हैं वो अपना ही प्रिस्क्रिप्शन दूसरे पेशेंट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा ना करें। जो दवाइयां दी गई हैं वो आपके लिए प्रिस्क्राइब करी गई थी, आपकी बॉडी कंडीशंस को देख के प्रिस्क्राइब करी गई थी। अपने आप कोई सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, ये घातक हो सकता है इस समय। डॉक्टर साहब, जो पहली लहर थी और ये दूसरी लहर है, ये इससे अलग कैसे है, आपको क्या लगता है? जी, देखिए, वायरस जितना म्यूटेट करेगा अपने आप को, वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, वो उतना इन्फेक्शियस होने की कोशिश करता है इसमें। और ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है किसी भी वायरल कंडीशन के लिए। जो पहला वायरल था वो ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा मॉडरेट था इन टर्म्स। अगर मैं इसको और उसको कंपेयर करूं तो पहला वाला ज़्यादा मॉडरेट था। यहाँ तक ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, अगर 2 कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हस्बैंड को हो गया, हो सकता है वाइफ को हो ना। अब ये चीज़ ऐसा नहीं देखा जा रहा। अब जो है ये सिम्टम्स वाइज भी अलग है उनसे थोड़ा सा, और जो इन्फेक्शियस है ज़्यादा इन्फेक्शियस है, एयरबॉर्न भी हो गया है। पहला वाला इतना एयरबॉर्न नहीं था, पहला वाला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, ये साथ में हवा में भी आ गया है। एक तो सबसे बड़ा अंतर यही है। दूसरी चीज़ ये कि पहले अगर घर में एक आदमी को इन्फेक्ट होता था, अब ये सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो इन्फेक्शियस ये ज़्यादा है उससे। साथ में मैं बहुत डेडली तो नहीं कहूँगा इसको, पर हाँ, ये पहले वाले से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा डेडली है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, खासकर उन लोगों में जिनको ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिलिटी, मतलब वो ऑलरेडी पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो
सिम्टम्स इसके ये भी ध्यान रखिए कि आपका अगर डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, स्किन पे रैशेज आ रहे हैं, तो भी हो सकता है आपको कोविड हो रहा हो। अगर आपको यूरिन पास करते हुए, मतलब कि अगर आप पेशाब करते हुए भी आपको जलन हो सकता है, तो वो भी कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं जो पहले नहीं देखे जा रहे थे। एक बात जो आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, डायरिया की, इसी प्रोग्राम में मैं एक दिन चर्चा कर रहा था, तमाम बड़े डॉक्टर थे एलोपैथी के, उन्होंने जिक्र किया कि नया सिम्टम्स देखा जा रहा है और ये कुछ दिन तक तोड़ने की कोशिश करता है। अगर संभल गए तो ठीक है और नहीं संभले तो बहुत दिक्कत कर देता है। तो कुल मिला के जब जितने लक्षण आपने बताए हैं, ये लक्षण दिख जाए तो एक दिन 2 दिन, कितने दिन बाद इसका टेस्ट करा लें फौरन? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं सबको समझाना चाहता हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम 1-2 दिन, हमें मामूली बुखार हो गया, हम 1-2 दिन वेट कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी और आपका RT-PCR में उसे पकड़ने का चांसेस भी कम होता चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, हर टेस्ट की एक लिमिटेशन होती है। अभी पीछे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे थे कि RT-PCR नए वेरिएंट को नहीं पकड़ पा रहा, उसको लेके बहुत सारा फेक वो चल रहा था। ऐसा नहीं है। किसी भी टेस्ट की हर टेस्ट की एक लिमिटेशन है। RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है वो 70% है, मतलब वो 70% सेंसिटिव है। पहले 7 दिन ही सिर्फ आपका RT-PCR आपके वायरल लोड को पकड़ सकता है। जैसे जैसे, उसका रीज़न मैं समझा देता हूँ कि जो पहला वायरस होता है वो आपके नाक में या मुंह में होता है। जैसे जैसे दिन निकलते चले जाएंगे, वायरस धीरे धीरे बॉडी के अंदर मूव करना चला जाएगा जी। जिसकी वजह से जो हम ओरल स्वैब लेते हैं, जो हम ओरल टेस्ट करने के लिए लेते हैं, वो अब नहीं पकड़ पाओगे। तो RT-PCR नेगेटिव आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं है। एक चीज़, पहले से 7 दिन ही इंपॉर्टेंट है जहां RT-PCR आपका कोविड टेस्ट पकड़ सकता है, मतलब आपके कोविड का वायरस लोड पकड़ सकता है कि उसका CT कितना आता है, CT वैल्यू कितनी है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको मॉनिटर करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताता हूँ, कई बार लोगों का प्रोलॉन्ग फीवर चल रहा है जिसकी वजह से वो टाइफाइड टेस्ट कराते हैं। अगर आपका साल्मोनेला टाइफाइड या एस टाइफाइड डॉट, जिसे हम टेस्ट बोलते हैं, अगर वो भी पॉजिटिव आ रहा है तो हो सकता है कि वो कोविड हो, ना कि टाइफाइड हो। इस बात का भी ध्यान रखिए। ओके, ये बहुत सारे रही बात की जो हमको डायरिया हो रहा है जी, हमें संभलना, बहुत सारे लोगों में देखा गया इस तरह का कि इवन आज भी मेरे पास कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे टाइफाइड ना पॉजिटिव आ रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो टाइफाइड से जूझ रहे हैं, उनको कोविड ही है जी। रही बात हमको डायरियल सिम्टम्स की, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, एनोरेक्सिया, आप खा नहीं पाएंगे, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, तो ऑलरेडी आप धीरे धीरे वीकनेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जो कहीं ना कहीं जाके और कॉम्प्लिकेशंस आपको पैदा कर देगा। तो उस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके सर, मेरे साथ वैद्य राम कुमार जी जुड़ गए हैं और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं और मेरे साथ जानी मानी मनोचिकित्सक निशा खन्ना भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि रेमडेसिविर के पीछे लोग भाग रहे हैं, सबसे ज़्यादा समस्या और सबसे ज़्यादा मांग, डिमांड उसी की है। क्या रेमडेसिविर के अलावा उसका कोई और ऑप्शन नहीं है? और अगर इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में तो क्या कंपनियां बना नहीं पा रही? वजह क्या है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रेमडेसिविर को लेकर के गलत भ्रांतियां ज़्यादा फैली हैं और इसका इस्तेमाल जो है गलत इंडिकेशंस में ज़्यादा हो रहा है। जब आप कोई बीमारी को देखते हैं कि बहुत व्यापक तौर से फैल रही है और उसकी वजह से इस बार जैसे कि हम देख रहे हैं कि निमोनिया ज़्यादा हो रहा है, लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कई बार जो डॉक्टर्स भी होते हैं और जो फैमिलीज भी होती हैं, उनका प्रेशर रहता है कि हमें अपने मरीज को जल्द से जल्द ठीक करना है, या उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स कुछ कर ही नहीं रहे हैं और हमारा मरीज ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थितियों में अक्सर प्रेशर आ जाता है और इसलिए इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को लिख रहे हैं जबकि उस वक्त जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो हम मॉडरेट केसेस में जो है इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे सीवियर केसेस में जहां ऑक्सीजन हाई फ्लो ऑलरेडी चल रही होती है। ये एक बहुत ही नैरो विंडो है जहां पे रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें देखा गया है कि उसको देने से कुछ फायदा होता है। लेकिन ये भी साफ तौर से बार बार बोला गया है कि रेमडेसिविर मोर्टेलिटी रेट को कम नहीं करता है, वो केवल प्रिवेंट करता है, कुछ स्टे आपका हॉस्पिटल में कितने दिन है उसको थोड़ा कम कर देता है। इसलिए इसकी एक बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट, बहुत ही लिमिटेड इंडिकेशन है। लेकिन दुख की बात यही है कि इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल हो गया क्योंकि दवाइयां बहुत ज्यादा नहीं है कोरोना को लेकर। ऐसे में ये एक दवा ज्यादा प्रचलित हो गई और इसके वजह से इसका नाम इतना ज्यादा हो गया कि लोग सोच रहे हैं कि अगर ये दवा नहीं मिली तो हमारा परिवार वाला जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, वो आपसे कह भी रहे हैं पूछने के लिए, वो ये कि उनका ये कहना है कि क्या जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है उसमें रेमडेसिविर रिकवर करने में मदद करता है? ये भ्रम है या इसमें सच्चाई है?
देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत नैरो विंडो है जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हर निमोनिया के मरीज में हम रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं करते। ये एक बहुत लिमिटेड इंडिकेशन है जहाँ पर हम रेमडेसिविर का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हमने देखा है कि फीवर अगर परसिस्ट कर रहा है तो उसको कम करने में मदद मिलती है, या अगर जो और मार्कर्स वगैरह बढ़े हुए हैं तो वो थोड़ा सा रिडक्शन में ये मदद करता है। तो इस तरह से रेमडेसिविर के साथ यही एक बात है कि ये डॉक्टर ही समझ सकते हैं कि कब रेमडेसिविर देने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ डॉक्टर्स इसको जरूरत ना होते हुए भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो इतना आप कोहराम देख रहे हैं रेमडेसिविर के लिए वो दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर निशा खन्ना जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, जानी मानी मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर निशा खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। राम कुमार जी, इम्यूनिटी बढ़ाने का सारा को लेकर के सारी बात चल रही थी, इसके पहले भी और इस बार भी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग गिलोय का सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग गिलोय आंवला का सेवन करते हैं, का सेवन कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, आजकल बाजार में च्यवनप्राश शुगर फ्री भी उपलब्ध है। जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर है, वो लोग शुगर फ्री च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को शुगर नहीं है वो शुगर वाला च्यवनप्राश इस्तेमाल करें। च्यवनप्राश खाने से वास्तव में इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ में गिलोय घन बटी लें, संजीवनी बटी लें, संसमनी बटी लें, या फिर आपकी सबके लिए महासुदर्शन घन बटी लें। इन सब से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। चलिए, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। डॉक्टर निशा खन्ना जी, आजकल लोग बहुत परेशान हैं, और परेशानी की वजह बीमारी है। लोग सोच के परेशान हो जाते हैं, हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट कर रही हैं आजकल? देखिए, फेयर की जो कंडीशन है उसको हम ना 3 चीजों में डिस्क्राइब करते हैं जी। फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज मोड। तो फ्लाइट मोड होता है जैसे हमने चीजों को समझा और दूर हो गए, या जैसे कि हम टीवीज में न्यूज ज्यादा सुन रहे हैं तो उससे दूर हो गए, तो दैट इज ए फ्लाइट मोड। जो सुना उसे वही छोड़ दिया, जो सुनने को मिला, जो बातचीत हुई उसे वही छोड़ा और आगे बढ़ पड़े, जिसे बोलते हैं फ्लाइट मोड। एक होता है फ्रीज मोड। फ्रीज मोड को हम बोलते हैं फॉल्स इक्वेशंस अपीयरिंग रियल, FEAR, फेयर की फुल फॉर्म, जिसमें हम जिसे बोलते हैं कोई हमें न्यूज मिलती है तो उससे हम चिंतन में चले जाते हैं, या हम एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं अगर ये मेरे साथ कुछ हो गया, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और एक होता है फाइट मोड। फाइट मोड का मतलब है फेस एवरीथिंग एंड राइज। फ्लाइट का मोड का मतलब था फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। अब जो फाइट मोड है उसमें होता है हमें सिचुएशन का सामना करना है, फियर को डील करने के लिए। इस डर को जो हमें कोविड की वजह से हो रहा है या बीमारी की वजह से हो रहा है, उस डर का हमें सामना करना है। तो अगर हम डर रहे हैं, पहले हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ये डर रहे हैं। दूसरी चीज, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम पेशेंस रखेंगे, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट 17 नेगेटिव थॉट 17 पॉजिटिव थॉट्स के बराबर होता है। तो अगर आप किसी एक सिचुएशन में एक बार नेगेटिव सोच हैं तो 17 बार आपको अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देना होगा। तो बीमारी के इस दौर पे जहां लोगों को लग रहा है कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, आई डोंट नो, बट मेरे सर्कल में बहुत सारे परिवार कोविड से इस वक्त सफर कर रहे हैं, और सब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर अपने आप को पॉजिटिव सोच रखकर, जो भी फ्री समय मिल रहा है, अलग अलग रूम्स में बंद है, उस फ्री समय में किसी को कोई स्केचिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई बुक रीडिंग कर रहा है, कोई पोइट्री कर रहा है, किसी को कोई कोर्स करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो ये समय से निकला जा सकता है, जिसे बोलते हैं हम फाइट मोड। हमें फेस करना है इस समय को, और इस समय में हमें अपने कोशिश करना है। अगर हम अपना योगा, प्राणायाम, या घर पर अगर हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आपके रूम में स्पेस है तो आप वॉक कर सकते हैं, घर की छत पर अगर आप टहल सकते हैं, आपको कोविड नहीं है तो ऐसी चीजों में जरूर इन्वॉल्व हुई। ऑनलाइन एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, जिन घरों में लोग यूज कर सकते हैं फोन के माध्यम से, तो वो लोग इंटरनेट के माध्यम से वो प्लीज ऐसे मीडियम्स का यूज करके एक्सरसाइज में, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखें। खाने में चीजों का ध्यान रखें, वो चीजें खाएं जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं। फ्राइड को अवॉइड करें। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं पहले भी बोल रही थी, क्योंकि हम सब लोग जाने अनजाने में 80% नेगेटिव एनर्जी लेते हैं,
और टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। अगर आपको किसी की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है तो अपने आप को कट ऑफ करिए। ऐसा नहीं है कि दुख के समय में आप खड़े नहीं हैं, पर अगर आप हैं तो अपने एक नहीं 10 दोस्तों की मदद कर सकेंगे, 10 परिवार वालों की मदद कर सकेंगे। और सबकी मदद करने के तौर पर आपको खुद को भी मजबूत रहना है, और खुद की मजबूती का ध्यान हर इंसान को खुद को रखना है। और इस खुद का ध्यान रखने में अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं, पेपर पर लिखिए, उसे फाड़कर फेंक दीजिए, उसे जला सकते हैं। मैं आपके पास आता हूं और लोगों के सामने समस्या ये है कि पहले लोगों को लगता है कोरोना न हो जाए, फिर लगता है नौकरी न चली जाए, बहुत सारी समस्या। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल आपसे बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के भी कई तरह का भ्रम है कि तीसरा दिन, चौथा दिन, कोरोना का 5वां दिन ये बहुत खतरनाक है। कितने दिन ज़्यादा क्रूशियल होते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है क्योंकि किस तरह का आपका वायरल लोड है, क्या आपकी कोमॉर्बिडिटीज है, क्या पहले से आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लंग या हार्ट की कोई परेशानी तो नहीं है। इन सभी चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका कोर्स कैसा होगा। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, उनको कोई लक्षण ही नहीं है लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव है। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो माइल्ड केसेस हैं, जिनमें कि थोड़े से लक्षण हैं, थोड़ा बुखार हो रहा है उन्हें और ट्रीटमेंट देने पे उनमें जल्दी सुधार भी आ रहा है और उनको ज्यादा परेशानियां नहीं हो रही। वही एक वर्ग ऐसा है जिनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो मॉडरेट या सिवियर केस में चले जाते हैं, जिनके लंग्स में निमोनिया के पैचेस मिल रहे हैं, या अगर उनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, डायरिया है तो उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक वर्ग ऐसा है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जल्दी डिटोरिएशन भी देख रहे हैं। इस बार पिछली बार हम लोग फर्स्ट वेव में इतना डिटोरिएशन नहीं देख रहे थे, लेकिन सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि लोगों की तबियत, जिन लोगों का वायरल लोड ज्यादा है या कोमॉर्बिडिटीज है, वो बहुत जल्दी डिटोरिएट कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है या अस्पताल की सुविधाओं की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक ऐसी चीज है, इसीलिए जो खास तौर से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, उनको ज्यादा सतर्क इस बार रहने की जरूरत है, क्योंकि उनमें हम ज्यादा डिटोरिएशन देख रहे हैं। ओके मैम, ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। राम कुमार जी, एक बात और समझाइए कि जो लोग ऐसे ही घर पे बैठे हुए चाहते हैं कि कम से कम कोई ऐसी दवा ले लें जिससे इम्यूनिटी ठीक रहे आयुर्वेद में, और कोरोना कम से कम थोड़ा सा बच जाए, उनके लिए क्या सलाह है सर, जल्दी से? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि घर में जो लोग बैठे हैं, बच्चों को आधी गोली कुमार कल्याण रस सुबह और शाम, और बड़ों को राजमर्गांक रस 1-1 गोली सुबह और शाम शहद अथवा च्यवनप्राश से दें। मेरा 100% विश्वास है कि किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैं अपने पेशेंट को दे भी रहा हूं और रिजल्ट 100/100 आ रहा है। 90 भी नहीं बोल सकता मैं, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। चलिए ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर आशीष, मुझे जल्दी से समझा दीजिए कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि केसेस बढ़ें घटें, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर स्वाति महेश्वरी बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एक बात तो है कि लोग खुद को घर में कैसे पॉजिटिव रख पाएं, इसके लिए क्या सलाह है आपकी? पहली चीज तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत ज्यादा, इसको एक टैबू वर्ड बन गया कि कोविड हो गया, आदमी पहले ही शॉक में चला जाता है। कोविड को आप, अगर कोई जरूरी नहीं है कि हर कोविड के पेशेंट को चलिए सर, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। डॉक्टर निशा खन्ना जी, वही सवाल आपसे फिर से एक बार कि आखिर जब इतनी चिंता हो आदमी के जीवन में, कोरोना की, नौकरी की, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं, ऐसे में कैसे खुद को पॉजिटिव रखें? देखिए, पॉजिटिव रखने का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक होना। खुद को इस बात का यकीन होगा कि इस बुरे समय से हम सब निकल आएंगे। दूसरा, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखना, अपनी थॉट को आगे का सोचना, पीछे के बारे में नहीं सोचना, आगे प्रोग्रेसिव होना, फ्यूचरिस्टिक होना। हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे, उन चीजों के बारे में प्लान करना। जब हम किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में और नेगेटिव सिचुएशन में जाते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा चेन में आती है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि जब भी आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आए, उनके बदले में खुद को जो है नेगेटिव थॉट्स आए, तो खुद को पॉजिटिव कॉनोटेशंस या अफर्मेशंस कहिए। आप जो करना चाहते हैं, अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाइए, उन सपनों को कैसे पूरा करेंगे वो एक डिटेल में बनाइए। ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।